तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। थोड़ा सा रिकॉल करना होगा आगे पढ़ने के लिए। ये देखो, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहता है तो हम उसमें मन से x का मान रखते हैं ना, जिससे हमें y का मान मिलता है। अब जैसे हम उस समीकरण में जितने चाहें उतने बार मान रख सकते हैं। जैसे हम x बराबर 0 रख दें या उसके बाद हमें y का कुछ मान मिलेगा तो उसको हम एक तालिका के में मतलब रिकॉर्ड के रूप में लिखते हैं। जैसे x का मान अगर हमने 0 रख लिया ना तो y का मान कितना मिल गया, 6। फिर से रख दिया हमने कुछ और अलग मान, जैसे x बराबर 1 रख दिया तो y का मान हमें 4 मिला। आप नीचे देख सकते हो कि y का मान कितना मिला हमें, 4। तो इस तालिका में हम लिखते जाते हैं कि कितना मान रखने पे कितना y का मान मिल रहा है। तो ये तालिका बनती थी। अब इस तालिका के माध्यम से हम एक ग्राफ खींच लेते थे। अभी तक हमने ये सीख लिया है, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो आप जरूर देखिए। इसके पहले वाले वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो तालिका जब हमें मिलती है तो तालिका से हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी जो है हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और एक दो बातें और सीख लेंगे आज। होता क्या है कि जैसे अभी हमें दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया रहता है, लेकिन अब हमें एक समीकरण ना दे के हमारे साथ एक समीकरण और उपस्थित हो, तो आइए उसकी बात करते हैं और सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रैखिक समीकरण यही वाला ले लेते हैं, 2x धन y बराबर 6। ये एक रैखिक समीकरण दिया हो और एक और दिया हो, उसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि 2x धन 3y बराबर 10। तो ये हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले हैं और रैखिक हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें हम कहते क्या हैं। इन्हें हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। जोड़ा मतलब समीकरण जोड़ी से रहेंगे। मतलब अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी तक हमने, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होता था, लेकिन केवल एक ही होता था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, आज से हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दिए जाएंगे और उनका हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ खींच के हमें उसके अंदर फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ अगर इस तरीके से टकराते हैं तो एक अलग प्रकार की शर्त बनती है, अगर दोनों के ग्राफ समांतर रहते हैं तो अलग शर्त बनती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं चाहता कोई भी चीज़, तो आप क्रम से स्टोरी टाइप समझते जाइए कि पहले ये आया फिर ये आया, तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। देखो, होता क्या है कि जैसे हमें कोई समीकरण युग्म दिया रहता है तो हम इसको हल करेंगे, इसकी एक तालिका बनाएंगे। तालिका कैसे बनेगी? x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा, ठीक है। हल करना मैंने बता ही दिया है कैसे करते हैं। और यहाँ पे भी वही होगा, दो तालिका मिलेंगी, दो तालिका से दो ग्राफ बनेंगे। अब खुद आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है कि अगर जैसे एक तालिका से एक रेखा बनती है, कहीं भी बन सकती है, इधर 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 कहीं भी, एक्स वाई ग्राफ में कहीं भी एक लाइन बन सकती है अगर एक तालिका से, मतलब एक समीकरण से, है ना। एक समीकरण से एक तालिका बनेगी और एक तालिका से एक लाइन बनेगी। तो दूसरे समीकरण से भी तो एक तालिका बनेगी ना, और उससे भी एक लाइन बनेगी। अब वो जो लाइंस हैं वो आपस में इस तरीके से क्रॉस कर सकती हैं, मतलब ऐसे जा सकती हैं, या फिर वो एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या फिर एक लाइन के ऊपर से ही जस्ट दूसरी लाइन निकल सकती है। तीन पॉसिबिलिटी है, तीन के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो वो क्रॉस करेंगी, जैसे पहले समीकरण से हमने एक तालिका बनाई मान रख के, और उस तालिका से हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से भी हमने मान रख के एक तालिका बनाई और तालिका से हमने ग्राफ बनाया। हो सकता है कि वो पहले वाले को क्रॉस कर दे, ज्यादातर चांस 90% चांस होते हैं कि वो क्रॉस कर दे। लेकिन इसके अलावा 10-10% दो चांस और बनते हैं। कौन कौन से? हो सकता है कि इस वाले समीकरण की जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल यानी समांतर आ जाए, या हो सकता है कि जो सेकंड वाला समीकरण है इसकी लाइन
पहले वाले समीकरण के जस्ट ऊपर से आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ग्राफ के अंदर और चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो आइए इसी को पढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण के को हल करेंगे सबसे पहले और उसकी तालिका बना के उसका ग्राफ खींचेंगे, फिर दूसरे को, और देखना कि वो कट रही हैं या समांतर हैं कि क्या हो रही हैं। देखो इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे हल और लिखोगे दिया है, ठीक है, या दिए गए समीकरण युग्म। लिखने का तरीका भी सीखना है साथ में, ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। दिए गए समीकरण युग्म, तो जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहला दिया गया है 2x धन y बराबर 6, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और जो दूसरे नंबर पे दिया गया है 2x धन 3y बराबर 10, इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 को लिख लेना है। पहले हम समीकरण 1 की तालिका बनाएंगे, है ना। तो पूरा लिख लो, 2x धन y बराबर 6, ये पूरा लिख लो। अब ये तो समीकरण 1 है ना। अब इसमें अब हमें मन से मान रखना है। हम x का मान भी रख सकते हैं, y का भी रख सकते हैं। तो चलो हम मन से रखते हैं, तो हम 0 सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो x बराबर 0 पर हमने लिख दिया, x बराबर 0 पर देखते हैं क्या आता है। 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, और x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, और प्लस में रख दिया y, और बराबर कितना रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है। तो 2 शून्यम शून्य हो गया, और प्लस हो गया y, और बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। देखो ऐसे करते हैं सॉल्व, आया समझ में। तो अब जहाँ लिखते हैं ना x बराबर 0 पर, उसी की सीध में तालिका बना लो, ठीक है। तो ये देखो हमने तालिका बना ली। तालिका बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप हाथ से भी बना सकते हो, स्केल से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये बना लिया, यहाँ x लिख लो और यहाँ क्या लिख लो, y लिख लो, ठीक है। x का मान कितना रखा है, 0, तो y का मान कितना मिला है, 6, तो यहाँ 6 लिख लो। अब फिर से मन से एक मान रखना है, खुद मन से रखना होता है। तो अब हम x की जगह पे चलो चेक करते हैं क्या रखें। जैसे 2 रख देंगे तो 4 हो जाएंगे। लॉजिक भी लगाना जरूरी है, मैंने बताया है आपको लॉजिक। अगर आप शुरू से देखोगे ना चैप्टर 3, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। लॉजिक कैसे लगाते हैं, जैसे हमने दिमाग लगाया कि अगर हम x का, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो x और y हो, इनके मान बहुत छोटे रहें। छोटे रहने से क्या फ़ायदा होगा, ग्राफ हमें छोटा खींचना पड़ेगा। जैसे अब यही मान लीजिए कि y का मान 6 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ आएगा उसमें हमें y जो है वो 6 तक बनाना होगा। लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं कुछ x का मान ऐसा रख दूं जिससे y का मान लीजिए 13 आ जाए, तो यहाँ पे ये उतना सही नहीं माना जाएगा आपका लॉजिक। क्योंकि आप x का ऐसा मान रख ही क्यों रहे हो जिससे y का मान 13 आ रहा, बिल्कुल मत रखो। y का मान 13 आने से दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आपको 13 तक ग्राफ खींचना होगा। अब जगह नहीं है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, फिर चेक करने वाले को फिर दिक्कत होगी, है ना। आपको भी दिक्कत होगी ग्राफ कि एक ग्राफ एकदम लंबा चला गया, एक छोटा सा है। तो आप कोशिश करो, लॉजिक लगाओ कि एक्स वाई के मान 6 से ज़्यादा ना जाएं, हद से हद 7 चले जाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं। तो बाई का मान 6 आया है, तो हमने कहा ठीक है चलो 0 रखने से 6 आ गया। अब हम x का मान अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और पक्षांतर होगा इस तरफ, तो 6 में से 2 घटेंगे क्योंकि ये धन का है, इस तरफ आएगा तो ऋण का होगा। तो 6 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। बाई का मान 4 आया, है ना। अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान कम हो रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। तो हमने कहा 1 ना रख के इससे अच्छा 2 रख दो। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहीं पे हो जाएगा ना, 4 2 दूनी 4, और यहाँ धन का 4 है, और जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4। तो 6 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, y का मान 2 आएगा। तो हमने लॉजिक लगाया कि हमें x बराबर तो हमने 0 रखा, लेकिन अब हम x बराबर 2 रख लेते हैं। और हमें वैसे भी x बराबर 0 ना रख के हम अगर 1 रखते तो भी हमें y का मान बहुत छोटा मिलता, 4 मिल जाता। खैर ठीक है, वो तो हो गया, तो अब हो गया। x बराबर 2 रखने पर, या x बराबर 2 पर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो 2 लिखा है तो 2 लिख लो, लेकिन x की जगह पे आपको कितना रखना चाहिए, 2। तो यहाँ x लिखा है ना, इसकी जगह पे 2 रख लो।
और फिर धन बाई बराबर 6 लिखा है तो पूरा ज्यों का त्यों लिख दो, धन बाई बराबर 6 ज्यों का त्यों। अब देखो 2 दूनी 4 और धन कितना बाई बराबर 6। अब ये जो 4 है ना इसका इस तरफ पक्षांतर कर लो तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 6 - 4 है ना। तो 6 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे 2 बचेंगे है ना। तो बाई का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे x का मान 2 रखने से y का भी मान कितना मिलता है 2 मिलता है। देखो आप, तो ये पहले समीकरण की तालिका आप बना लोगे। पहले समीकरण की तालिका हमने बना ली, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो मैं यहाँ साइड में करता हूँ, यहाँ पे समीकरण 2 से। अभी मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ ताकि उदाहरण वगैरह सब कुछ समझ में आए और आपको शर्तें समझ में आए कि शर्त क्या क्या हो सकती है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 उठा लेते हैं, 2x धन 3y बराबर 10, ये एक प्रकार का समीकरण है। अब दिमाग लगाओ इसमें कि अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो ये 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, तो 3y बराबर बचेगा 10। फिर ये जो 3 गुणा में है ये बटे में जाएगा 10 के, तो भाग नहीं जाएगा, 3 से 10 कटता नहीं है पूरी बार। इसका मतलब है कि दशमलव में उत्तर आने वाला है, तो हम 0 रखेंगे ही नहीं, हमें दशमलव में नहीं चाहिए उत्तर, हमें एक पूर्णांक चाहिए। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने दिमाग लगाया कि अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो 4 है फिर वो इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस का 4 होगा तो 10 में से 4 घटेंगे तो 6 बचेंगे, और 3 से 6 कट जाते हैं। बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। यहाँ पे x बराबर कितना रख सकते हैं अपन 2 रख सकते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर या x बराबर 2 पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो 2 लिखा है तो 2, x की जगह पे कितना रख लो 2 रख लो, और प्लस 3y और बराबर कितना कर लो 10 कर लो। ठीक है, अब 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, तो 4 का पक्षांतर कर दो। अभी यहाँ पे लिख लो 2 दूनी 4, बाकी सब ज्यों का त्यों, धन के 3y ज्यों का त्यों बराबर 10 ज्यों का त्यों। अब जो 4 है ना ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धन का माना जाता है। अब इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो यहाँ से लिखेंगे अब 3y बराबर 10, और ये जो प्लस का 4 है ना इसको इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का 4 हो गया। तो अब 3y बराबर 10 में से 4 घटाओ 6 आएंगे। अब ये जो 3 में है ना ये गुणा वाली संख्या कहाँ आती है बटे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, तो y की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना। तो y का मान 2 आया है, तो तालिका बनाना, जहां हम लिखते हैं ना मान रखने पर इसके सीध में अपन को तालिका बनानी है। ये तालिका बना लो, क्लियर है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, यहाँ x का मान है, यहाँ y का, x का मान कितना है 2 रखा है ना हमने, x का मान 2, तो y का कितना मिला 2 ही मिला है। अब और दिमाग लगाओ, अब हमने अगर सोचा कि अगर हम 3 रखें तो 6 हो रहा, तो 4 फिर भी नहीं कट रहा, तो अब x के मान में अगर नहीं कट रहा है तो फिर y का मान सोचो क्या रख सकते हैं ताकि x का मान निकल आए। तो एक दिमाग तो ये कहता है कि अगर हम y की जगह पे 0 रख दें, कितना रख दें 0, तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। तो सही बात है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा 2x बराबर 10, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है। यहाँ पूर्णांक आएगा 2 पंचे 10, 5 आएगा उत्तर। तो हमने ठीक वही किया, हमने यहाँ पे अब इस बार लिखा y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 पे देखते हैं क्या होता है, 2x प्लस 3y की जगह पे हमने 0 रख लिया और बराबर कितना 10। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान रखो, आप y का भी रख सकते हो। तो 2x प्लस 3 शून्यम 0 और बराबर कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है ना। अब ये 0 है तो 0 को हटा दो, फिर 2x बराबर 10 सीधा सीधा लिख सकते हो। ये जो 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आओ बटे में, तो 10/2 और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे बेटा 0 रखा y का मान, तो x का मान कितना आ गया 5। देखो दोनों समीकरण की तालिकाएं आई हैं, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी देख लो अच्छे से। ये देखो पहले समीकरण का जो ग्राफ है 2x धन y बराबर 6, मैं आपके सामने बना ही देता हूँ। चलो, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो उसमें तो बना ही होगा।
ये देखो ग्राफ काफ़ी ये होती है, इस तरीके से ग्राफ बने रहते हैं। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कई बच्चों के पास नहीं होती या नहीं खरीदी होती उनने, तो उनके लिए ग्राफ में बता देता हूँ। तो स्केल उठा के सबसे पहले ये वाली लाइन खींचना है, एक सीधी खींचना है बिल्कुल, ठीक है। और एक इस तरीके से, मतलब धन का चिन्ह बनाना है, धन का चिन्ह बना लोगे, ठीक है। तो ये सीधा ही करना है। अब मेरे ऊपर कैमरा लगा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में, बट फिर भी चलो लो ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, बीचों बीच आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो लिख देना है। बीच में जीरो होता है, ठीक है। और जीरो इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु को ओ से दर्शाते हैं, तो ओ है एक्चुअली में ये। इसके निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0 0। तो अब निर्देशांक लिखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी आपको बता सकता हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। जीरो के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं, ओ के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। मैं बार बार इसको जीरो कह रहा हूँ, लेकिन ये ओ है, ठीक है। चलो, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो लाइन बनी है ना, इनमें समान अंतर कट करना है बिल्कुल। जितना अंतर ये है, आगे का भी अंतर उतना ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से पहले अच्छे से कट कर लो लाइंस को, हर जगह की लाइंस को कट कर लो, यहाँ की कर लो, ठीक है। फिर यहाँ की भी लाइंस को कट कर लो। तो बिल्कुल जितना अंतर इस तरफ दिया है ना, उतना अंतर यहाँ पे भी देना है। ऐसा नहीं करना है कि इस लाइन पे छोटा अंतर दे दिया, इस पे बड़ा, इस पे सेम अंतर देना है बिल्कुल, ठीक है। धीरे धीरे ही सीखते हैं गणित, और गणित को एंजॉय करना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। अब यहाँ जितना अंतर यहाँ दिया है, जितना अंतर यहाँ दिया है, उतना ही अंतर हमें यहाँ पे देना है। तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, और नीचे भी दे देता हूँ, ठीक है। और अगर आप ग्राफ में बनाना चाहो तो ग्राफ में तो बिल्कुल लाइंस खींची होती हैं, तो आप गिन के, जैसे एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे बना रहे हो, तो फिर एक लाइन छोड़ के बना दो, फिर एक लाइन छोड़ के बना दो, फिर एक लाइन छोड़ के बना दो, है ना। तो उसमें बिल्कुल फिक्स रहता है, इसलिए ग्राफ कॉपी थोड़ा सा आसानी होती है बनाने में। जैसे यहाँ पे हम नंबर्स दे सकते हैं एक एक लाइन छोड़ के, तो ये आसानी होती है बनाने में, बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप देख लिया करो अपनी तालिका में कि जैसे यहाँ पे मैं तालिका में देखूंगा कि अधिकतम मान, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। बाई का अधिकतम मान 6 तक जा रहा है, यहाँ तो 2 है तो छोटा है, यहाँ 2 है छोटा है 0, मतलब बाई का सबसे ज़्यादा मान 6 तक जा रहा है। तो हमें अपने ग्राफ में ये देखना होता है कि बाई का जो मान है वो यहाँ पे लिखा जाएगा धन का, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखना है कि अधिकतम 6 तक पहुंच गए ना, हाँ तो ठीक है, मतलब हमें 6 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि है ना, इसलिए देखना पड़ता है। और x का और देख लो कि अधिकतम कहाँ तक जा रहे हैं अपन x में। x का मैक्सिमम मान 5 तक जा रहा है, तो क्या 5 तक हमारा ग्राफ है जो फैला है, नहीं तो और खींच के फैला सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो 5 तक ही है हमारा, तो 6 तक आ गया। तो चलो ठीक है, अब हम तीर के निशान बना सकते हैं निष्फिक्र होके। तो तीर के निशान बना लो, क्योंकि अगर तीर के निशान नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और तीर के निशान के साथ साथ आपको यहाँ पे लिखना है एक्स अक्ष, और यहाँ पे आपको लिख लेना है एक्स का डैश या ऋणात्मक अक्ष, ठीक है। और ऊपर आता है बाई का धनात्मक अक्ष, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि बाई का अक्ष जो हो गया आपका, और नीचे आता है बाई का ऋणात्मक अक्ष, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई का डैश अक्ष, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ के नंबर और लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का 1 है एक्स अक्ष पे, तो यहाँ माइनस का 1 रहेगा। 0 के बाद 1 आता है, 0 के बाद 1 आता है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे यहाँ से गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, तो फिर लिखते हैं -6 फिर -5। ऐसे मत किया करो। अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3। ये कभी मत करना, 0 के बाद ही माइनस आएगा, मतलब यहाँ से सभी लाइन शुरू होंगी, यहाँ से इधर जाओगे, ये चौराहा है ना, तो ये सेंटर पॉइंट है, यहीं से आगे बढ़ेगी गिनती, यहीं से आगे बढ़ेगी गिनती, यहीं से हर जगह से। -1 -2 कितना भी बनता हो, एक बात याद रखना हमेशा, अगर कोई टीचर समझा रहा है तो उसको बहुत गौर से समझा करो। कोई नई बात आपको हो सकता है बता दें,
ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना और धैर्यवान होना जरूरी है जीवन में। धीरज रखोगे तो सीखोगे। बाकी चीटिंग तो दुनिया कर रही है, लेकिन तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है, तुम्हें गणित को अच्छे से सीखना है। चलो, तो ग्राफ तो बन गया अपना। अब ग्राफ को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, अगर पॉसिबल रहेगा तो। वेरी गुड, हो गया। अब जो तालिकाएं हैं ना, उनको बहुत बड़े ध्यान से समझो। पहले समीकरण को, जो समीकरण युग्म हमें दिए गए थे ना, उनमें हमने पहले समीकरण के लिए तालिका बनाई हुई है। तो उसमें देखो कि x का वैल्यू कितना है, 0 है, और y का वैल्यू कितना है, 6। तो पहले 0 और 6 बिंदु को देखो, मिलान करो कहाँ पे मिल रहा है। ये 0 और 6 वाला बिंदु कहाँ पे मिल रहा है। तो x का 0 तो सबका 0 यही होता है, और y का 6 है। तो 0 और 6 को मिलाएंगे तो क्या हम 0 पे बिंदु माने या फिर हम 6 पे बिंदु माने, कहाँ पे बिंदु माने। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0 और 6 को मिला रहे हैं तो कोई बिंदु नहीं मिल रहा। देखो, जब भी 0 और कोई दूसरी संख्या होती है तो संख्या को ही बिंदु माना जाता है। तो हमने इसको डार्क कर लिया। क्लियर है कि नहीं। तो 0 और 6 का बिंदु ये है, और इसके इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 6 आप लिख सकते हो। इसके बाद इसी तालिका में, जो पहले समीकरण की तालिका है ना, इसमें अब हमें x का 2 देखना है और y का भी क्या देखना है, 2 देखना है। तो दोनों धन के हैं तो प्रथम चतुर्थांश ये कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश इतना हिस्सा। तो देखो, x का भी 2, ठीक है, और y का भी 2। तो अब ऐसे मत मिला देना कि x का 2 ये है और y का 2 ये है, तो इस तरीके से मिला दिया। इस मिलाने से कॉर्नर नहीं मिलेगा। कॉर्नर कैसे मिलेगा, जब x का 2 है, इसको आगे की ओर बढ़ाओ उस तरफ जिस तरफ ये 2 है। तो ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे मिलाओ ऊपर की ओर, और इसको भी ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मिलाओ। तो ऐसे मिलाना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो जहाँ ये क्रॉस होंगी ना, वो वाला जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को ही हम कहेंगे बिंदु 2 और 2, ठीक है। तो ये पहली तालिका के बिंदु हमने बना लिए, पहली तालिका के बिंदु हमने बना लिए। 0 और 6 को, 0 और 6 का बिंदु बना लिया और 2 और 2 का बिंदु बना लिया। आप देखो यहाँ पे ये है 0 और 6 का बिंदु, और ये है 2 और 2 का बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आराम से मिला देना है। पहली तालिका के जब बिंदु बन जाए तो उन्हें पहले मिला दो, नहीं तो बाद में दूसरी तालिका के बिंदु बनाओगे तो भूल जाओगे कि पहली तालिका के कौन कौन से हैं। तो अब क्या करना है, इनको मिलाना है। तो मैं मिला देता हूँ, चलो ये मिला दिया मैंने। इस तरीके से अच्छी बड़ी सी लाइन खींच देनी है, और इन दोनों तरफ ये जो है बनाना है तीर के चिन्ह। इसको P नाम दे सकते हैं, इस वाले को, और इस वाले तीर को Q नाम दे देना है। तो PQ जो है पहली तालिका का ग्राफ। तो आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए कि जो रैखिक समीकरण होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ये ग्राफ में ऐसा दिखता है, ठीक है। अब दूसरा कैसा दिखेगा, तो दूसरा हमने मान रखा तो उसकी एक तालिका बनी हुई है, 2 2 5 और 0। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 2, तो ये वाला x का मान 2 और y का मान 2। ये तो भाई साहब देखो, यहाँ दूसरी तालिका में x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। ये तो यही बिंदु हो गया जो पहले वाले का था। तो चलो ठीक है, एक बिंदु तो ये मिल गया दूसरी तालिका का, जो कि उभयनिष्ठ है दोनों में। और दूसरा x का 5 है और y का 0। तो x का 5, तो x अक्ष पे देखना है 5, देखो क्योंकि x का क्या है, 5 है, तो x अक्ष पे देखो ये है 5। और y का कितना है, 0, तो y का 0। तो जब 0 और 5 है तो मैंने आपको बताया था कि संख्या पे बिंदु माना जाता है, 0 पे कभी भी बिंदु नहीं माना जाता। तो ये बिंदु हो गया 0 और 5। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, क्योंकि ये बिंदु 2 और 2 है दूसरी तालिका का, और ये बिंदु भी 5 और 0 है। तो इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ऐसे खिंचेगी, है ना, ऐसे ही खिंचेगी। जब दोनों को मिलाना है तो ऐसे ही खिंचेगी ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, स्केल रखेंगे ऐसा कि दोनों बिंदु मिल जाए। ये मिल गए दोनों बिंदु। अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच देनी है, लो इस तरीके से। तो ये जो है ये RS हो जाएगी। PQ हो गया था, तो ये RS हम नाम दे सकते हैं। ये देखो, तो ये जो है दोनों लाइन आपस में कट गई हैं, क्रॉस हुई हैं। तो जिस बिंदु पे क्रॉस हुई है वो बिंदु है 2 और 2। इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों समीकरण दिए गए थे ना,
अगर इसमें x की जगह पे 2 रख दो और y की जगह पे 2 रख दो तो ये पूरा समीकरण, ये दोनों समीकरण हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये जो बिंदु हमें मिलता है ना ग्राफ पे, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि ये जो बिंदु आपको ग्राफ पे मिलता है ना, इसमें आपको जो x का मान मिला है 2 और y का मान मिला है 2, और इसे हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि भुज कितना है? 2 है, और कोटि कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे दो समीकरण है ना, तो x का मान आप 2 रखोगे इसमें और y का मान भी 2 रखोगे तो ये पूरा समीकरण बराबर हो जाएगा, यानी हल हो जाएगा। रख के देखना, चलो देख लेते हैं। 2x की जगह पे 2 रख दो और प्लस y की जगह पे कितना रख दो? 2 रख दो। अब 2 दूनी और बराबर में कितना है? 6 है ये। अब 2 दूनी 4 और प्लस 2 बराबर 6। 2 4 और 2 कितने हो गए? 6 बराबर 6। देखो हो गया ना हल, मतलब बराबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों इसमें भी आप चेक कर लेना 10 ही आएगा, तक करके देखो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, हो गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों समीकरण के हल क्या हैं, हल मतलब x और y के ऐसे क्या मान रखें कि ये बराबर हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाए, तो आप बताओगे कि इन दोनों समीकरण के हल की ग्राफ में पता चलते हैं। जिस बिंदु पे कटेंगे वही उन दोनों समीकरणों के हल होंगे। जिस बिंदु पे कटते हैं वही उन दोनों समीकरणों के क्या होते हैं? हल होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ इस बिंदु के दोनों समीकरणों का ये एक ही हल है, अगर आप बता सकते हो तो बता देना कि एक ही हल है इन दोनों समीकरणों की, ठीक है। तो ये रहता है। तो ये हुआ कि हमने ग्राफ कैसे खींचा। लेकिन जैसे मान लो कि इन दोनों समीकरणों के, तो अभी मान के चलो कि इस तरीके का ग्राफ आया, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ग्राफ हो सकता है दोनों रेखा इस तरीके से समांतर मिल जाए ग्राफ के अंदर, या कभी ऐसा भी होता है कि एक रेखा खींची उसके ऊपर से दूसरी रेखा आ गई, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस प्रकार का जब भी ग्राफ बनता है क्रॉस वाला, तो इसमें केवल एक हल होता है। ये देखो 2 2, केवल एक हल हुआ है इसमें, केवल एक हल इसको कहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ये कभी टकराती ही नहीं है, तो इसका जब टकराएंगी तभी तो हल मिलेगा। पहले ग्राफ की रेखा और दूसरे ग्राफ की रेखा जिस बिंदु पे टकराती हैं उस बिंदु को उस दोनों समीकरणों का हल कहते हैं। लेकिन जब ये समांतर रहेंगी तो समांतर रेखाएं कभी भी नहीं टकराती, तो इस स्थिति को बोलते हैं कोई हल नहीं। तो दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा अगर नहीं टकराएंगी। और एक के ऊपर एक है तो हर बिंदु पे टकरा रही हैं, तो अनंतः अनेक हल है हर बिंदु पे। पता नहीं कितने कितने बिंदु होंगे, क्योंकि एक जगह टकराना मतलब एक हल निकल आना। अब हर क्षण टकराना, अनेक हल निकलना, अनेक हल मतलब अनंत, जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते, अनंत हल है इनके। तो अनंत अनेक हल होते हैं। तो ये चीजें जो रहती हैं बहुत कम बच्चों को पता होती हैं, वो डायरेक्ट रट लेते हैं कि एक हल कब होगा, ये होगा। अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के केस से भी आपको समझा देंगे। अभी तो मैंने आपको बताया है ऐसे ही एक ग्राफ करके, रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है कि कैसे होती हैं, कैसे टच करती हैं रेखाएं, एक समीकरण एक सवाल से ही आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम लोग कवर करेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 से। तो ये मत सोचो कि अगले वीडियो में क्या पढ़ने को मिलेगा, ये सोचो कि मुझे जो कुछ टीचर समझा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आप क्रम से देखते जाइएगा, आपको बेनिफिट जरूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।